एवरीवन, आई एम हियर विशाल। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं संजय किशोरे सर, जो कि IRPFS रिटायर्ड है, 1987 बैच के हैं। सर को ऑलरेडी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिल चुका है, इंडियन पुलिस मेडल भी मिल चुका है। और सर ने अपनी एक पूरी मतलब अगर आप देखें तो 1987 से अभी तक एक पूरा एक जो जर्नी है उसको काफ़ी अच्छे से देखा है। क्या क्या सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने हमको टाइम दिया और अपने जो भी इनसाइट्स हैं वो सर हमको देंगे, जिसकी वजह से जितने भी अभी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी टाइम। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू। तो सर मैं इस सेशन की जो शुरुआत है मैं एक क्वेश्चन से करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी मेरे हिसाब से रिलेटेबल टाइप से भी है कि आजकल क्या है कि सर सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब जस्ट लाइक कि सबको पता है पॉलिटी पढ़ना है, ये हिस्ट्री से स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें। बट देर इज़ वन थिंग जो सबको नहीं पता है कि क्या हमको नहीं करना चाहिए इस दौरान। मतलब स्टडी से हट के भी ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो कि आपको स्टडी में फोकस नहीं करने देती हैं। तो सर आपके अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ें हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज इज़ अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ मैराथन। ये मैराथन है, इट्स नॉट वन डे एग्ज़ाम लाइक प्रीलिम्स सीबीटी कि आप करते हैं। तो वन डे एग्ज़ाम इज़ जस्ट 100 मीटर स्प्रिंट एंड दिस इज़ मैराथन। तो मैराथन के लिए अंदर आपको शरीर को अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, दिमाग को स्ट्रॉन्ग। उसमें सबसे बेसिक चीज है कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू बी एश्योर्ड एंड स्ट्रॉन्ग। नाउ इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के कि क्या आप जिंदगी के अपने 4-5 साल अगर आप सिविल सर्विसेज में देते हो तो आपका परिवार सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेन कर पाएगा, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेन कर पाएगा, या आप कर पाएंगे कि नहीं। ये बेसिक है, क्योंकि इट इज अ मैराथन एंड इट ईट्स यू, ये आपको खा जाता है अंदर से। तो जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे और फिजिकली स्ट्रांग नहीं रहेंगे या सोशली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि ये नहीं करनी चाहिए। यू शुड अवॉइड सिविल सर्विसेज अगर आप इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रांग नहीं हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं है तो। एग्जैक्टली। फैमिली से छुप करके तैयारी करना और मैं सरप्राइज दूंगा, फॉरगेट इट बच्चा, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि आपका एग्जाम देना आपका परिवार एग्जाम देता, एग्जैक्टली सर। क्योंकि वो जो आपके सक्सेस में जो खुशी मनाएंगे परिवार मानता है, और जब आप फेल हो जाते हैं तो ताने भी परिवार भी सुनेगा और आप भी सुनेंगे। एग्जैक्टली। तो एक तो आपको खुद को डिफेंड करना है और आपका परिवार भी आपको डिफेंड कर सकता हो, उतना सोशली स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर 2, इकोनॉमिक। इट कॉस्ट्स मनी, वेदर इट्स अ डेटा खर्चा या कोचिंग का खर्चा, इसमें पैसे लगते हैं, बुक्स नोट्स कॉस्टली होते हैं। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी आज नेट से, जैसे मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, ये तो फ्री मिल सकता है, पर ये आपको बीच बीच में मिल सकता है, पर टोटल तैयारी करने के चलते यू हैव टू स्पेंड मनी। एक एक टैबलेट्स लोग लाख लाख में बेचते हैं। तो इकोनॉमिकली आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर सकते हैं तो माय एडवाइस, डोंट ट्रेड इनटू। एग्जैक्टली सर, क्योंकि एक जो इकोनॉमिकल तो चीज़ है वो कहीं ना कहीं हमारे क्या मेंटल प्रेशर को भी हार्म करती है और हम फोकस ही नहीं कर पाते। क्योंकि पिताजी को क्या जवाब देंगे अगर नहीं हुआ। और देखा है मैंने, स्टूडेंट्स ने खेत बेच कर करके, अपने मवेशियों को बेच करके तैयारी करने आते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना, इसको आप ये प्रेशर तो होगा ही होगा, पर ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है आपके एग्जाम में फर्क पड़ता है। पर अगर इसी प्रेशर को आप एक भूख के रूप में परिवर्तित करते हैं कि मुझे करना है, वो एक जोश में अगर उसको ट्रांसफॉर्म कर दे, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल, सो पोटेंशियल टू काइनेटिक, सो इट इज वेरी मच लाइक दैट। अगर आप उसको परिवर्तित कर ले, विच इज नॉट इजी, देन यू आर गेट टू। एग्जैक्टली सर। तो एक तो सबसे पहले, अगर आपके पेट में भूख नहीं है तो सिविल सर्विसेज मत जाइए। इसमें भूख चाहिए, भूख ऐसी चाहिए कि ताने बाने।
मे बी ये सेशन थोड़ा सा, इफ यू अलाउ मी, आधे घंटे से ज्यादा हो सकता है, बिकॉज मैं इसको पर्सनल एग्जांपल के साथ मैं करना चाहूंगा, हाँ सर, हाँ क्योंकि जब तक पर्सनल एग्जांपल आप नहीं दोगे तो सामने वाला हाँ परसीव सर, नहीं करता। एग्जैक्टली सर। अब जैसे मैं साइंस कॉलेज पटना में था, बीएससी में मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास अर्न किया, तो हमारे जमाने में जैसे पिताजी होते थे, ऑफिस जाने के पहले ही वॉज एन IATS ऑफिसर, तो पूजा करके निकले, तो क्या हुआ, बोले पापा रिजल्ट निकल गया, मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फोर्थ हुआ। फोर्थ क्यों हो गए? आज तक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सुनते थे। सीधे अप्रोच, कौन है ऊपर तीनों? तो पापा लड़कियां हैं, लड़कों में मैं टॉप किया। तो हारे भी तो लड़की से हारे। नाउ अगर इसको चीज को आप देखते हो कि आपके पिता कितने निर्दयी थे और कितने कठोर दिल थे, आप उसमें परसीव किए, पर उसमें मैंने क्या परसीव किया कि नहीं, मुझे और इनको कुछ करके दिखा। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। उसके बाद आपके एक रिलेटिव आते हैं, वो बोलते हैं, तो आप अंदर से सुनते हैं, बाप तो अंदर से खुश होता है, बोले बस सुने संजय जी तो शायद पटना यूनिवर्सिटी में बॉटनी में टॉप किए हैं लड़कों में। तो हाँ, टॉप तो बहुत लोग करते हैं, एक तो वो भी टॉप किया था, वो तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो तो कोचिंग में पढ़ा रहा है, ये वो। तो आप ये बातें सुनते हैं, तो ये सब बातें आपको ये जो है ना, जो मैंने पहले भी पॉडकास्ट अगर आप देखे होंगे आदित्य रंजन के साथ, तो ये जो फप्तियां है ना, ये जो फप्तियां हैं, ये जो बातें लगती हैं, इसको शक्ति में परिवर्तित कीजिए कि मुझे दिखाना है। तो प्रिवेंटिव ये हुआ कि समाज के ताने बानों से आप उसको चेंज कीजिए पॉजिटिव एनर्जी में, एंड देन प्रोसीड। एग्जैक्टली सर, आपने सर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। So the first was the social and the economical, ठीक है। अब आपको लगता है कि आप सोशली आपकी फैमिली सस्टेन कर लेगी, आपकी फैमिली आपके गांव देहात शहर में लोगों का कमेंट सह लेगी, एग्जैक्टली सर, और आपको इकोनॉमिकली सस्टेन कर लेगी, then you are get to, now you are into the exam. The moment you are into the exam civil services, you have to fix it, which year I have to give. This year, next year, next to next year. Accordingly, you have to plan. So planning without plan, you cannot go for civil services. And you should make your routine. Exactly. आप अपना रूटीन बनाएं। आवाज आ रही है सर? मिल रही मेरी? बट हाँ सर, थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था, बाकी तो अभी ठीक है? हाँ सर, अभी ठीक है। तो ये है कि पहले आपको रूटीन बनाना है और टाइम टेबल बनाना है। ये टाइम टेबल नहीं जो कि आपके दीवारों में टेबल के सामने चिपका रहता है, वो टाइम टेबल नहीं, वो टाइम टेबल जो आपके दिल के दीवार में चिपका है कि मुझे आज इतने देर पढ़ना है। और इसमें जानते हो सिविल सर्विसेज में दो चीज ध्यान देने की बात है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यस नहीं कहना, यू शुड हैव पावर टू से नो। अब बोलोगे सर ये क्या है नो का पावर? नो का पावर ये है कि यार वो मेरी बहन की शादी है, तो बहुत क्लोज है, याद है छोटी थी तो आता था मेरे यहाँ, यू हैव टू से कि नो आई कैन नॉट कम। नो से आपको सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि हमारे रिश्ते खराब होते हैं। नो से रिश्ते खराब नहीं होते। जिसको आप सही प्यार करते हो, जो आपका सही दोस्त से दोस्त रहेगा, और सही दोस्त कभी आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। तो जो जबरदस्ती कह रहा है कि आओ मेरे यहाँ बर्थडे है या घूमने चलते हैं, वो सच्चा दोस्त नहीं। अगेन एग्जांपल, मैं तैयारी कर रहा था, तो पटना में तैयारी कर रहा था। अमीर सुभानी टॉपर थे, हमारे हॉस्टल के थे, जो 1986-7 बैच में टॉप किए थे। हम लोग एक ही हॉस्टल में थे पटना यूनिवर्सिटी में। हम दिल्ली में तैयारी नहीं की, हम लोग पटना में तैयारी, क्योंकि मैं दिल्ली से होके आया था, बिकॉज +2 मैंने बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी से किया था। फिर हिंदू में एडमिशन लेने के बाद कुछ पर्सनल कुछ हो गया, फिर आई हैव टू कम टू साइंस कॉलेज पटना। तो मैं रिटर्न आया था, पर बाकी लोग, तो वो सारी चीजें हैं जिसमें कि आपको पावर ऑफ सेइंग नो आपको बहुत ताकत देता है अपने टाइम को अपने कंट्रोल में करने।
तो मेरे फ्रेंड्स आए, बोले दुर्गा पूजा है यार, चलो पंडाल लगा है और अनूप जलोटा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने बोला यार इस साल छोड़ दो, अगली बार से मेरे ही 4 चक्के से तुमको। सच्चे दोस्त थे, बोले नहीं यार संजय यार, टेक केयर यार, बस तेरे ऊपर ही है, चलेगी। तो सच्चा दोस्त, सच्चा परिवार कभी नहीं कहेगा कि बेटा छठ में आ जाओ, या बेटा इस दिवाली में आ जाओ, या मेरे यहाँ आ जाओ। Exactly. तो जो आपका सच्चा नहीं है ना, वही जबरदस्ती कहेगा और उसको आपको नो कहना। सो द मेन आपको जो नहीं करना है वो है सबको यस नहीं कहना है। यू हैव टू से नो। नो जब करोगे तो आपका टाइम आपके हाथ में होगा, तब आप जो रूटीन बनाए हो उसको आप फॉलो कर सकते। एग्जैक्टली सर, राइट? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली एकदम सर, आपने एकदम पूरा अच्छी तरीके से उसको डिटेल में एक्सप्लेन करा। मेरे हिसाब से जो सबका एक डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। बट सर यहीं पे एक और चीज़ आ जाती है। मत सोच, वो चीज़ ये है कि मतलब जैसे कि आपने पूरा एक्सप्लेन करा कि एक सोशल इकोनॉमिकल आपको सारी चीज़ें देख के ही इसमें सिविल सर्विसेज में कूदना चाहिए। बट अभी क्या है कि सर अगर आप देखें तो एक प्लान बी जो चीज़ है वो ज़्यादा एक मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी मतलब अगर आप सोचेंगे विशाल, आई एम कमिंग टू दैट। मैं 5 पॉइंट बता देता हूँ, फिर वी कैन डिस्कस। ठीक है? एग्जैक्टली सर। तो पहला पॉइंट हो गया सोशल इकोनॉमिकल, फिर आप कूद गए, कूदने के बाद फिर आपको टाइम मैनेजमेंट एंड रूटीन आपके हाथ में होना चाहिए। पावर ऑफ सेइंग नो होना चाहिए। कोई शादी ब्याह कोई अटेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं जब हॉस्टल में था तो मैंने अपने, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया था, अगेन व्यक्तिगत चीज है कि मैं दूसरे लाइन में जाना चाहता था। Basically I was more into acting, drama and singing and all that. So I wanted to, in National School of Drama में मेरा first round audition हो गया था। I wanted to go into that. Then my father told me कि आप पहले अटेम्प्ट में अगर कर जाते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो आप you are free to go anywhere. So I think that's a very good deal with father. Okay. और 5.5 लाख में कहाँ 800 में आ पाएगा आदमी। बट बाप मेरा जानता था कि ये जब पढ़ेगा तो सीरियसली पढ़ेगा। तो मैंने अपने हॉस्टल में अपने दरवाजे के नीचे थोड़ा सा लकड़ी कटवा दिया था, सो दैट मेस वाला उसको 50 रुपए में महीने देता था कि मैं मेस में नहीं आऊंगा, तुम खाना मुझे नीचे से दे देना। और मैं उससे मेस में नहीं जाता था, टाइम बचाता था। और मेरा पढ़ने का टाइमिंग क्या था, क्योंकि आप जब हॉस्टल में रहते हो तो जब आप सिगरेट पीते हो, या सिगरेट पिलाओ या चलो चाय पीने के लिए, तो मैं क्या करता था, मैं पढ़ता था, मैं सो जाता था। ठीक है? सोने के बाद मैं और मेरे खाट में, मेरे हॉस्टल में खटमल होता था। मैंने चौकी बाहर निकाल दिया था, पर मैं नहीं निकाला था कि वो खटमल मुझे जगा देता था 12 साढ़े 12। फिर 12 साढ़े 12 से लेकर 3:30 तक मैं पढ़ता था। उसमें कोई भी हॉस्टल रूम शांत रहता, नो डिस्टर्बेंस। और सुबह फिर आप सोते रहते थे। उससे एडवांटेज होता था कि बाहर नाश्ता करने का टाइम बच जाता था, पैसे भी बच जाते थे, और मेस में खाना 11 बजे बन जाता था, 11-12 बजे। तो आप पैसे भी बचा लेते थे, टाइम भी मैनेज कर लेते थे। सो दिस इज हाउ यू मैनेज द टाइम एंड रूटीन। यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ। समझ गए ना? यस सर। सो दैट वाज द टाइम की रूटीन और टाइम मैनेजमेंट का। अब जैसे लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते थे, अरे यार इतना सिलेबस है, कैसे पढ़ पाएंगे। तो हमारे गुरु थे, वो कहते थे कि यार अगर टाइम को तुम अगर सोचोगे कि टाइम मुझे मिले, तो टाइम तो कोई चीज का मिलता नहीं है। इसका एनालॉजी उन्होंने बताया कि अगर तुम एक खूंटा लेकर के जमीन में छेद या गड्ढे को खोजने की निकलोगे कि मैं खूंटा गाड़ूं, तो जिंदगी भर खूंटा लेके घूमते रह जाओगे। आप खूंटा जमीन में रखो और ऊपर से हथौड़ा मारो, जमीन खुद ब खुद जगह दे देगी। उसी तरीके से आपको अपनी जिंदगी में 24 घंटे में टाइम निकालना होगा। ठीक है? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। So and the next thing is that कि you have to be civil services में आपको NCERT is the get going। आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक की NCERT किताबें मस्ट है पढ़ना, और आप उससे आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। ठीक है? आप ज्यादा किताबें मत पढ़ो, आप ज्यादा किताबें मत पढ़ो। करंट अफेयर्स को आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, आप सोचते हो कि करंट अफेयर्स अगर 1 साल में आप पढ़ लोगे और आप सब चीज जवाब दे दोगे, क्योंकि 365 दिन में आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीलिम्स के लिए
365 दिन कोई ना कोई डे होता है, चाहे पोस्टल डे, एनवायरमेंट डे, टॉर्टोइज डे, पेन डे। एग्जैक्टली सर, समझ रहे हो आप? एग्जैक्टली सर। तो करंट अफेयर्स को आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, और जितनी जल्दी तैयारी करनी है, क्योंकि आप ध्यान रहे, लोग बोले करंट अफेयर्स तो जिस साल एग्जाम दे रहे हैं उस साल काम आएगा। ये गलत फहमी है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो आपको इस साल होता है वो कहीं ना कहीं 4 साल पहले जो हुआ रहता है उससे जुड़ा हुआ रहता है, एकदम। और क्वेश्चन आपको उससे जुड़े हुए आते हैं, और क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, क्वेश्चन आपको उससे जुड़े हुए आते हैं, जिससे अगर आप 4 साल नहीं पढ़े हो तो सही आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि उसमें ए बी सी या बी सी या डी करके आप नहीं दे पाओगे। और ये ध्यान रखो कि अगर आज आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो शायद वो 4 साल के बाद वो स्टैटिक में ही आ जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू स्टैटिक। एग्जैक्टली सर। सो करंट अफेयर इज अ मस्ट। करंट अफेयर्स के बिना आप सिविल सर्विसेज में मत कूदो। और उसके चलते क्या करना है, आप अपने मोबाइल में ऐप एक न्यूज का कर लो, ठीक है, उससे भी पढ़ो, जिसमें कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो आप ना चाहते हुए भी पढ़ लोगे। दूसरी चीज, ऑलवेज रीड अ हिंदी पेपर एंड इंग्लिश पेपर, और एनी लैंग्वेज पेपर जो आपका है वो, या इंग्लिश पेपर, ये जरूर पढ़ो, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस, देयर हैज बीन अ स्टडी कि रीडिंग डिजिटली एंड रीडिंग इन प्रिंट makes difference in storing the capacity। यस सर, ये तो है सर, एक डिफरेंस भी ऑब्जर्व होता समझ है। गए? हाँ, तो आप अगर प्रिंट को पढ़ते हो तो अंडरलाइन कर सकते हो, और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो एक कलम और नोट बगल में जरूर रखो, जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीज आप लिखो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो कॉग्निटिव मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू राइट, तो समवेयर इन द ब्रेन it is written, it is there, which will help you in the revision। Exactly sir। So करंट अफेयर्स में आप ऐप डाउनलोड करो, और प्रिंट मीडिया के हिंदी इंग्लिश जरूर पढ़ो। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हिंदू के सारे एडिटोरियल आप पढ़ो, जो समसामयिक है वही पढ़ो। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, ये 2 पेपर मैं बोलूंगा पढ़ो, जिनके एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है। फ्रंट पेज एंड एडिटोरियल एंड द स्पोर्ट्स पेज। अगर आप इकोनॉमी का है तो आप थोड़ा सा इकोनॉमिकल वाला भी पढ़ सकते हो। एंड नेक्स्ट इज अवॉइड यूट्यूब। यूट्यूब इज अ वोमिट ऑफ ऑल दोज यूट्यूबर्स, दे वोमिट इट आउट। वो जो खाते हैं उससे ज्यादा उल्टी करते हैं। वो ये कहते हैं, उनको ये लगता है कि मैं ऐसा कल को ये ना हो कि सर आपने नहीं बताया था, तो दे जस्ट वो एक बाल्टी पानी से भरते हैं, और पानी तो भरते हैं नल से जिसमें आराम से गिरता है, पर आपको आधे घंटे में पूरा उड़ेल देते हैं। इसका क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। एंड जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो आप देख सकते हो कि आज हिमाचल और उत्तरांचल की क्या स्थिति है, कि तबाही होती है, तो आपके दिमाग की तबाही हो जाती है, आप टूट जाते हो, you get blasted। Avoid YouTube, it will create more confusion rather than helping you in the study। Exactly sir। So there should not be, YouTube should be avoided। Next is, please prevent yourself going into the trap of coaching institutes। They are running business, and if I tell you कि coaching institutes और 12th फेल के प्रोड्यूसर और फाइनेंशियर में कनेक्शन था, आप विश्वास करोगे? बिकॉज 12th फेल पिक्चर जो है वो कितने हिंदी स्पीकिंग लड़कों को बर्बाद करने के कगार पे ले आया है, और वही लोग, और ये माफिया है जो कि मुखर्जी नगर में या राजेंद्र नगर में वो रूम देने वाले, मेस वाले, किताब वाले, फोटो स्टेट वाले, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, ये 12th फेल हैज डन मोर हार्म rather than giving positive input to the society, especially for the students who are preparing for civil services exam। Exactly। So avoid coaching institutes। self study, आजकल हमारे समय क्या था, हमारे समय में इंटरनेट नहीं था, तो हम किताबें खोजते थे लाइब्रेरी में कि मुझे किताबें मिले। जैसे मेरा मॉलिक्यूलर बॉटनी था या एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट था, तो मैं एंथ्रोपोलॉजी की किताबें वो फुटपाथ पे जो बिकती थी सस्ते में, फॉरेन राइटर्स के, और लोग बोलते थे जॉन बेती अगर आप पढ़ लिए सर तो आपका एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा आपका। और ऑफ कोर्स जॉन बेती जब मैं पढ़ा पहली बार तो मुझे कुछ नहीं पूरा किताब पढ़ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं सोचा ऐसे कैसे होगा,
क्योंकि मुझे तो पढ़ना ही है। और इसी के साथ कनेक्टेड ये है कि जब कोई चीज समझ में आपको नहीं आती है ना, तो टेक द थिंग्स बाय हॉर्न, होता ना गाय को सींग से पकड़ो। एग्जैक्टली मुझे कैसे समझ में नहीं आएगा, फिर मैं पेंसिल उठाया और मैं किताबें, मेरा किताब अगर देखोगे तो नया रहता था एकदम। मैं इससे ज्यादा दबाता भी नहीं था, ऐसे भी नहीं दबाता था, पर जॉन बेती का मैं पेंसिल से लेकर के मैं मार्क करना लगा। और जॉन बेती में पढ़ा तो मुझे 300 में 190 आए, और जो टॉपर था दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंथ्रोपोलॉजी में, मैं तो मॉलिक्यूलर बॉटनी था, मैं बॉटनी का स्टूडेंट था, उसको 150 आए थे, मुझे 190 आए। ठीक है, तो कहने का मतलब है सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन गोइंग फॉर द कोचिंग। कोचिंग अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कोचिंग को वॉल्यूम चाहिए स्टूडेंट्स का। एग्जैक्टली उसको कोचिंग बिलीव्स इन क्वांटिटी नॉट द क्वालिटी ऑफ द स्टडी। बट जो आप पर्सनल पढ़ोगे वो क्वालिटी ऑफ स्टडी है। एग्जैक्टली ठीक है, एकदम एकदम। तो द नेक्स्ट पॉइंट कि एक टॉपर का इंटरव्यू देखा, 8 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे पढ़ते थे। सॉरी डियर, everyone has his own capacity of study. Yes, sir. So it is the quality of the hour is more important rather than the quantity of the hours. Exactly, sir. मेरा एग्जाम्पल है कि मैं 45 मिनट से ज्यादा अगर पढ़ता था तो मुझे 46वें मिनट में वो लाइनें एकदम ब्लैक लाइन दिखती थी, मुझे काला दिखता था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था क्या लिखा हुआ। तो उसके बाद मैं बंद कर करके आई यूज्ड टू स्मोक, मैं सिगरेट पीने चला गया कि भैया मैं क्यों बैठूं। बोले यार तुम अभी बैठे उठ गए यार, अभी क्या तैयारी की। तो क्योंकि वो मैं बताया जैसे मैं रात में पढ़ता था, खासकर हॉस्टल में वो करना पड़ेगा आपको भी, को आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता। Exactly. तो 45 मिनट के बाद मैं ब्रेक देता था, मैं गाना गाता था, म्यूजिक इज वाज स्टिल माय, आप देखोगे कि आप इंस्टा में अगर होगे तो आई स्टिल सिंग एंड ऑल दैट, सिंगिंग इज माय पैशन एंड दैट इज माय अनवाइंडिंग। वो तो एक हॉबी जरूर रखो जिससे आप अनवाइंड कर सकते हो। तो आपको इट इज द क्वालिटी, आपको क्या करना है कि मुझे इस दिन में, एक दिन में इतना पढ़ना है, एक महीने में इतना पढ़ना है, 6 महीने में इतना पढ़ना है, 1 साल में इतना पढ़ना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको जो सिलेबस है उसको आवर्स में भी डिवाइड करना चाहिए। द मिनिमम डिवीजन इज शुड बी द आवर, देन द डे, देन द मंथ, देन द ईयर। अगर आप पूरे अपने सिलेबस को इससे डिवाइड किए हुए, एक तो सबसे पहले सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं सिलेबस पढ़ के कंफ्यूज जाते हैं। सिलेबस में पढ़ने में आप 1 वीक बिताओ, आई विल एडवाइस। सिलेबस अगर पढ़ोगे तो आधा याद उसी से हो जाएगा, एटलीस्ट हेडिंग तो याद हो जाए। अदरवाइज रामासार पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या रामासार पॉइंट, ये कोई रामसालन सब्जी है क्या है, क्योंकि जब आप सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो आपको वर्ड्स भी नहीं मालूम हो जाएंगे। Exactly. तो एक तो बेसिक चीज है कि आपकी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पढ़ो। डोंट गो कि 8 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना, बट आपने क्या एक दिन में पढ़ना है वो आपको पढ़ना चाहिए कि मुझे एक दिन में इतना पढ़ना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द रिवीजन। मस्ट 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 मस्ट, विदाउट रिवीजन सिविल सर्विसेज का सिलेबस कवर नहीं होगा। एवरी माइंड हैज हिज ओन कैपेसिटी। आज आप जो पढ़े, कल पढ़ने के पहले गिव 15 or 20 minutes to what you have studied. Just go through it. अगर आप भूल रहे हो, go back, spend extra 5 minutes, go through it. जो दोबारा आप देखोगे फिर कभी नहीं। Exactly, sir. Without revision, you cannot go through civil services. I am very much clear on that. Revision is must. Revision should not be of a week. Revision should be day-to-day basis. Before taking new syllabus and study on एक नया दिन में नया लेने के पहले आप पिछले दिन जो पढ़े हो उसको आप 15-20 मिनट बिताओ। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो when you go to washroom, when you sit on the potty in the commode, या आप जैसे टहल रहे हो, वॉक कर रहे हो, revise it. So you have to make time. So revision is a must. Exactly, sir. Next is what the prelims. 10 years previous year's question is a must. Mock should be given. और आप समझ जाओ कि प्रीलिम्स में लोग ध्यान नहीं देते हैं, सीधे मेंस की कोचिंग ज्वाइन करने लगते हैं। पर सोचना चाहिए कि 5 लाख में 4,85,000 अराउंड या 87,000 आउट हो जाते हैं।
सो मेजर आपको जो होता है, आई हैव सीन कि जो दिल्ली पुलिस भाग है कि, और हमारे समय तो क्या था कि एज वाज 26 एंड ओनली 3 अटेम्प्ट्स। तो हमें वो एडवांटेज था कि हमें प्लान बी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कि प्लान बी सरकार खुद कर देती थी, क्योंकि जय आई एम 62 बॉर्न, 86 एग्जाम दिया, 87 रिजल्ट निकला, 24 में दिया, 25 में, ठीक है। Exactly. तो हमारे समय प्लान बी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 27 आप एलिजिबल ही नहीं होते थे 26 साल के लिए। Exactly. तो आप अपने आप को जाता था। तो प्रीवियस को 10 इयर्स क्वेश्चंस आपको देना है, और मॉक में आप जब भी दो, अगर 3 घंटे का है तो आप फिक्स कर लो कि मेरा मॉक 2 घंटे 45 मिनट का है, बस दिस इज द मैक्सिमम आवर। क्योंकि 15 मिनट आप उस माहौल को दोगे, जब आप जहां जाओगे वहां गर्मी होगी, जो रूम में बैठोगे, और आपको एक एग्जाम का जो प्रेशर होगा उसको 15 मिनट आप दोगे। तो 2 घंटे 45 मिनट में मैं मॉक में कितना कर लेता हूं। अगर प्रीलिम्स में 90s में कट ऑफ है तो मुझे मॉक में हर समय 110 के ऊपर रहना है 2 घंटे 45 मिनट में, तभी प्रीलिम्स आप कर पाओगे। एग्जैक्टली क्लियर? एग्जैक्टली सर, एकदम 110 के ऊपर 2 घंटे 45 मिनट, तब आप श्योर समझो कि प्रीलिम्स हो जाएगा। तब आप वो माहौल में, वो माहौल चेंज में, हार्ड क्वेश्चन आ गया, टफ होगा, तब आप 98, 95, 96 में कट ऑफ। उसके बाद मेंस में अगर आप करते हो, आज भी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे हाथ में ही है, मेरी आदत है, हाथ में पेन होना बहुत जरूरी है, और जब मौका मिले इसको खोल दो। 34 साल जब मैंने नौकरी की, मैं नॉर्दर्न रेलवे आईजी था, एडीजी था, समझ जाओ कश्मीर से काशी तक जुरिस्डिक्शन था। आप सीधे मंत्री से, आप मंत्री को ही रिपोर्ट करते थे अपने डीजी के अलावा, क्योंकि दिल्ली में आपकी पोस्टिंग थी। हर समय एक छोटी डायरी और एक पेन आपके हाथ में। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, आप याद नहीं रख सकते, जस्ट नोट इट डाउन। और एक चीज बताऊं, कोई भी बड़े अधिकारी को बिना पेन और कॉपी डायरी के पसंद नहीं आता है कोई जूनियर। उसको लगता है कि मेरा बातों को सिखा गया है, नोट करना है। उसी तरीके से आप अपने, अगर आप कलम और कॉपी बगल में रखें, क्योंकि कॉग्निटिव माइंड आपके राइटिंग से ही रिटेन आपको कर सकता है। सो राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। और इसमें छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा कि आप राइटिंग में आपको पेन सिलेक्शन भी करना है, क्योंकि देखिए राइटिंग में क्या होता है, आई एम गेटिंग इनटू समथिंग डीपर। बहुत लोग बड़े में लिखते हैं, फैला के लिखते हैं, बहुत लोग रनिंग लिखते हैं, बहुत लोग स्ट्रेट लिखते हैं, बहुत लोग स्लांटिंग लिखते हैं। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज द पेन। कलम आपको वैसे ही चूज करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा कि मुझे 150 वर्ड्स में कितने मिनट में मैं करूँ। सो राइटिंग इज मस्ट। अगर आप सोचते हैं कि किताबें पढ़ कर करके आप खाली मेंस दे पाओगे, तो राइटिंग इज मस्ट। यू शुड प्रिवेंट रीडिंग टू मच एंड राइटिंग लेस। सो दैट इज अनदर पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। एंड बेसिकली क्या है, किताबें आपको क्या पढ़नी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स, इसी तक सीमित रहिए आप। और हर समय आप अपने सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू सर, मैं अभी आपको एक और लिंक सेंड करता हूँ, आप उससे एक बार ज्वाइन करेंगे जूम लिंक में, क्योंकि इसमें अभी लास्ट में काफ़ी ज़्यादा इशू आने लगा है। तो मैं एक और लिंक आपको दे रहा हूँ, आप उससे एक बार ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो सर आप मेंस से उसमें कंटिन्यू कर दीजिएगा फिर। ठीक ठीक ठीक, जस्ट सर 1 मिनट, मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ वो लिंक का। Yes, sir. Please continue. So the last point was that कि राइटिंग प्रैक्टिस शुड नॉट बी लेफ्ट। जितना आप लिख सकते हो उतना आप लिखो, क्योंकि राइटिंग के साथ हर समय कॉग्निटिव मेमोरी आती है। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो बेसिक चीज है कि आप एक बार 3-4 पेन खरीदो, ठीक है, और उसमें टाइमर सेट करो और 2 पैराग्राफ लिखो। देखो कि किस पेन से आपका मिनिमम, बिकॉज 1, 2, 3 मिनट्स मेक्स डिफरेंस। हम लोग सिविल सर्विसेज में जब लिखते थे तो पहला पेज तो बहुत खूबसूरत आता था, पर अंतिम क्वेश्चन आते आते वो जैसे धागे नहीं स्वेटर के खुल जाते हैं वैसे खुल करके चले जाते। तो मैं बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ कि 4-5 पेन खरीदो
और टाइमर लगाओ और आप 2 पैराग्राफ लिखो। देखो कि किस पेन से आपका मिनिमम टाइम। सेलेक्ट दैट पेन बिकॉज टाइम रियली मैटर्स इन दैट सिविल सर्विसेज। एग्जैक्टली। और हर समय कंसेप्ट की बात करो, नेवर गो इनटू डिटेल्स। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, डोंट मग अप, डोंट मग अप। कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत प्रीलिम्स में भी होती है, बट आज के दिन भी मैं ये बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स जो है वो एक जुआ है। हमारे समय प्रीलिम्स में क्या था कि सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस होते थे, और सब्जेक्ट के क्वेश्चन 2.5 नंबर का एक होता था, और जनरल जीके में 1 नंबर का एक होता। तो हिस्ट्री वॉज वेरी वीक पॉइंट फॉर मी, तो मैं हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं। तो मुझे मालूम है कि अगर बॉटनी में 120 में मैं 90 ले आऊं तो मैं निकल जाऊं। और उससे क्या होता था, डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों है उसमें। दूसरा क्या था कि हिस्ट्री में पढ़ाई नहीं, हालांकि हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आए, तो जो हिस्ट्री जिनके थे उनके 4 राइट हुए, मेरे 3 राइट हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पूरा पढ़ करके मैं 5 क्वेश्चन के लिए क्यों समय बर्बाद। तो ये, तो इससे एक सबक मिलती है कि अपने स्ट्रेंथ को आप अपना काम कीजिए, वीकनेस पे उतना काम मत कीजिए कि आप अपने स्ट्रेंथ को भी वीकनेस बना दो। ठीक है। तो एक तो ये सिविल सर्विसेज अगर आप देना चाहते हो तो सांस बंद कर लो, और सांस तब छोड़ो जब आपका फाइनल रिजल्ट निकल जाता है। तो रिजल्ट निकल गया। एंड डू नॉट गेट स्वेड अवे बाय अदर्स कि वो कर गया, ये कर गया, वो कर गया, फलाना कर गया। अब हम लोगों का क्या था कि 25 साल में ज्वाइन कर लिए, वी वर फ्रेश। तो अभी भी मेरे से लोग पूछते हैं, सर आपने वॉलंटरी लिया है? हमने नहीं भाई, 34 साल नौकरी की है, 60 साल हो गया तब रिटायर हुआ। और बहुत जल्दी ज्वाइन कर, उससे क्या होता है कि आपको, सरकार को भी इसमें लॉस है। इन द सेंस, आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स ऑफ सिविल सर्विसेज, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो अलग से एक चैप्टर है। बट प्रीलिम्स में लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं आपको। आपको 2 घंटे 45 मिनट में 110 स्कोर जब तक नहीं आता है तो आप प्रीलिम्स के लिए तैयार नहीं। और मेंस के लिए जब तक आप, अच्छा मेंस में अपना नोट्स अलग से बनाओ, अपना नोट्स अलग अलग से बनाओ, क्योंकि आपको ज्यादा याद अपने ही नोट से, अपने हैंडराइटिंग से ही होगा, दूसरे के नोट से नहीं होगा। यस सर, ये बात तो whenever you study, keep a pen in the copy. I think I will sum up my things which I wanted to give. अगर कुछ तुम्हें पूछना है या anyone can ask questions, we can give 5 or 10 minutes to that. वैसे तो आपने हर एक एंगल को कवर कर लिया है। मेरे को पूछने की इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं जितने क्वेश्चन पूछने के लिए आया था वो आपने पूरे एकदम अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। बस सिर्फ एक ही मेरे को लग रहा है लास्ट क्वेश्चन शायद बचा है, क्योंकि आपने एकदम पूरा डिटेल में कर ही दिया है अच्छी तरीके से। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था सर, जैसे कि आजकल हम अभी देख रहे हैं कि जो प्रीलिम्स वगैरह हैं, ये जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा चेंज हुआ है, सी सेट वगैरह, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वगैरह, ये सारी चीजें। तो सर उस सारी चीजों को ध्यान में रख के एक एस्पिरेंट को मिनिमम कितने अटेम्प्ट देने चाहिए? मतलब जस्ट लाइक अगर मैं अपनी खुद ही बात करूं तो मेरे 5 अटेम्प्ट हो गए हैं आजकल, और मेरे को लगता है मैं भी खुद एक लूप साइकिल में भी फंस गया हूं, क्योंकि मैं भी निकल नहीं पा रहा हूँ एक तरीके से। मैं सोचता हूँ, फिर दिमाग में आता है एक और अटेम्प्ट, मैं फिर सोचता ठीक, हूँ, फिर आता है एक और अटेम्प्ट। ठीक है। तो तो ये वो इसमें मैं जो कहूंगा, आई थिंक योर क्वेश्चन इज बेसिकली प्लान बी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं लास्ट में कवर करना चाह रहा था। It is 3 attempts and 27 years, whichever is earlier should be your cutoff in the life for civil services. 3 attempts 27 साल, क्योंकि आप उसके बाद compete भी करते हो, लॉसेस में बता रहा हूं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर नहीं जाओ। ठीक है। नंबर 2, 27 के बाद फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, मैरिज भी पिक्चर में आ जाती है, इकोनॉमिकली आप ड्रेन आउट हो जाते हो, फिजिकली मेंटली तो ड्रेन आउट हो ही जाते हो। और अगर प्लान बी आप रखते हो, लाइक मेरे साथ एडवांटेज ये था पर्सनली, क्योंकि मैं एमएससी में जब अपियरिंग था तो जेआरएफ का एग्जाम दिया था। उसमें जेआरएफ में यूजीसी नेट होता था जेआरएफ का, और सीएसआईआर का भी होता था।
तो लाइफ ठीक है। साइंसेज से मैं और मेरे एक प्रोफेसर थे, हम दो ही बॉटनी से आए थे। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर बॉटनी का एक था कि मैं जेआरएफ, और उसके चलते मुझे प्रॉब्लम भी आया, दैट इज व्हाई आई लैंडेड विद अलाइड सर्विसेज, क्योंकि एमएससी का एग्जाम और सिविल सर्विसेज के बॉटनी का एग्जाम एक ही दिन आ गया। तो मेरे साथ ये त्रिशंकु थी। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा एस्पिरेंट्स को कि मैं करूं क्या। अच्छा, समाज तो क्या बोला, हाँ, बड़ा दे रहा था सिविल सर्विस, अब बेटा फंसेगा। पर मुझे मालूम था डिसीजन लेना कि ये जुआ है, ये 5 लाख में 800 आदमी का है। जेआरएफ में मैं एमएससी पास कर जाता हूं तो मुझे उस समय 2200 जेएनयू में मॉलिक्यूलर बॉटनी में या बाकी यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर लग जाऊं। तो उसके चलते मैं क्या किया, एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हो बच्चे, तो आप अकेले होते हो, माँ बाप भाई बहन के अलावा कोई आपका नहीं होता है। कभी किसी को अपना दुख मत बताओ, कभी अपना किसी को प्लानिंग मत बताओ। तो आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड मैं 3 बजे तक बैठा रहा। वाइस चांसलर निकले, मैं पीछे पड़ा उनके, चपरासी मुझे धक्का दिया, भागो, क्यों आके बैठ गए हो। वो बेइज्जती सहो आप, फिर आप उनको बोलो वाइस चांसलर को कि सर ऐसी ऐसी स्थिति हो गई। बोले, डू यू फील दैट फॉर वन स्टूडेंट आई विल एक्सटेंड द एग्जामिनेशन ऑफ पटा यूनिवर्सिटी? माय आंसर वाज दैट कि सर इफ एट ऑल डू आई compete, then the credit will go to the vice chancellor. तुरंत उन्होंने डायरेक्ट अप्रोच होता है ना, किसी से पैरवी लगा के कराना, ये कराना। कंट्रोल ऑफ एग्जाम को बताया और एक दिन आगे बढ़ा दिया उन्होंने। और उससे लॉस क्या हुआ कि एमएससी में ब्लू ग्रीन एल्गी का लाइफ साइकिल आया था, और सिविल सर्विसेज में एक दिन के बाद ब्राउन एल्गी पे लाइफ साइकिल आया। और मैं अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम में ब्राउन एल्गी के ऊपर 5 पेज लिख चुका था, 25 मिनट वेस्ट कर चुका था। तब मैं देखा कि ये तो ब्लू ग्रीन एल्गी का पूछा है। आई स्पेंड 20 मिनट्स ऑन अ रॉन्ग क्वेश्चन एंड मैं लिखा प्लीज वोमिट एंड स्टार्टेड वीपिंग। रोने, आदमी तो रो ही देगा इसके बाद ना। तो सेंटर बोला कि आप चिंता मत करो, मैं टाइम दूंगा। और मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करो तो, क्योंकि बॉटनी में हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो मैं इसको बनाता था अपना पेडेस्टल, इसमें कलर पेन रखता था कि टाइम नहीं मिले मुझे ओपन करके, कि कैप खोलने वाला भी टाइम बचे मेरा। सो दैट इसको मैं बनाता, जैसे पेंटिंग नहीं होता था, फिर ऐसे पेन जो भी निकालना, लाल निकालना, पीला निकालना, तो हाउ यू मैनेज द टाइम। तो मैं किसी तरह क्वेश्चन कंप्लीट किया और मैं एक पैकेट सिगरेट पी गया हाफ टाइम में, को बर्बाद कर दिया मैंने, मैं वो पेपर बर्बाद मेरा। एंड आई स्कोर्ड अराउंड 135 आउट ऑफ दैट, जिसमें कि मुझे बहुत अच्छा आ सकता था। सेकंड पेपर बहुत अच्छा गया मेरा, एंड आई स्कोर्ड, इट वाज ऑल टाइम रिकॉर्ड 210 आउट ऑफ 300। दैट मेड मी थ्रू दिस 475 रैंक। तो कहने का मतलब यह है कि डेस्टिनी, अब जैसे कि मैंने बताया कि एक को कि यार ये एस्ट्रेसी करके आज पूछता है, सनफ्लावर की फैमिली है, कंपोजिटी जानते हैं हम लोग, पर एस्ट्रेसी करके पूछते हैं ये लोग, फैमिली का दूसरा नाम वही है, तो ये ध्यान रखना। और जब मैं डिस्टर्ब हो गया वो आंसर देने में, तो समझ जाओ कि एस्ट्रेसी का जो नोट्स आते हैं ना 12 नंबर के, 5 12 25 60, तो एस्ट्रेसी आया एंड आई वाज ऑफ कि ये क्या है। बाहर निकल के बताया यार ये एस्ट्रेसी क्या है, तो मेरे दोस्त बताए अरे यार तेरे चक्कर में तो 12 नंबर हम लोग का राइट हो गया, और मैं उसको भूल गया। सो फाइनली इट इज द डेस्टिनी। मुझे मालूम है कि मैं, अमीर सुबहानी जो टॉप किया उसको जनरल स्टडीज में 300 में, एक पेपर में 300 में 175 थे या समथिंग लाइक दैट, एंड आई स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 300, बिकॉज मैं एमएससी कर रहा था उसमें, मैं आई वाज गिविंग एमएससी एग्जाम आल्सो बिकॉज ऑफ दिस जेआरएफ थिंग। तो मैं कहता कि मुझे आईएएस बन जाता, मैं बन जाता, मुझे मालूम है, क्योंकि उसमें एलाइड टू एलाइड मूवमेंट नहीं था। फिर हम लोग ज्वाइन कर लिए, फिर नेक्स्ट टाइम हमें इनकम टैक्स मिला, 325 आया, तो एलाइड टू एलाइड मूवमेंट ना ही था। और फिर मेरी पोस्टिंग हो गई एंड आई वाज नॉट गिवन एनओसी, बिकॉज मंडल कमीशन आ गया धनबाद में, मैंने फायरिंग वायरिंग कर दी, लोगों बहुत अच्छा अफसर आ गया है, एनओसी दिया ही नहीं। कहने का मतलब है इट ऑल्सो काउंट्स डेस्टिनी। तो थॉमस जेफरसन का, टू फिनिश इट, 2 लाइन से मैं खत्म करना चाहूंगा। ही सेज, आई एम फर्म बिलीवर इन द लक, द मोर आई वर्क हार्ड, द मोर द लक सपोर्ट्स। सो लक इज ऑल्सो, तो सीसैट की जो बात करते हो, ऑलवेज कीप अ प्लान बी,
प्लान बी 27 साल 3 अटेम्प्ट्स ऑफ, भूल जाओ सिविल सर्विसेज। हो सकता है कि कल को आप लेटरल एंट्री में आप ज्वाइंट सेक्रेटरी में जा सकते हो, उसी उसी सिविल सर्विसेज। हेलो, हेलो। 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 एम आई देयर? सर यस सर, आपकी वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर है। हेलो। हेलो। हेलो, एम आई देयर? मैं ऑडिबल हूँ, मैं हूँ। यस सर, आप ऑडिबल हैं। हाँ, वीडियो है मेरा? सर आपका ऑडियो वीडियो दोनों है। चलो ठीक है। ये सो आई, एक्चुअल में क्या है कि सर मैं अपनी वीडियो इसलिए बीच में ऑफ कर देता हूँ कि आपका पूरा फ्रेम आ जाता है फिर वो रिकॉर्डिंग में। हाँ ठीक है, तो पूरा फ्रेम कर दो तो बेटर है। तो बेसिकली वही है कि फाइनली सब चीज होने के बावजूद प्लान बी आप रखिए अपना, जो जिसमें आप अच्छे हो। प्लान बी में कोई जरूरत नहीं है कि आप, प्लान बी कैन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर टू अ प्रोफेसर टू अ फार्मासिस्ट टू अ फिजियोथेरेपिस्ट टू अ स्टैंड अप कॉमेडियन। आप इंजीनियरिंग बीटेक करके सिविल सर्विसेज के बाद को स्टैंड अप कॉमेडियन बनते हो। देयर आर मेनी सक्सेसफुल एक्टर्स एंड स्टैंड अप कॉमेडियन एंड सिंगर्स, दैट कैन बी आल्सो अ प्लान बी। एग्जैक्टली सर। तो जो हॉबी है, जो आपका पैशन है, उसको प्लान बी बनाओ एंड गो फॉर इट। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एग्जैक्टली मेरे हिसाब से आपने जो हर एक सिंगल कवर करना चाहिए था, जो एक एक्सपेरेंट का डाउट होता है, वो आपने हर एक चीज को आपने एक खुद के एग्जांपल से आपने उसको एक्सप्लेन करा है। ये बहुत चीज एक अच्छी चीज थी, क्योंकि हमको आपके एग्जांपल से ज्यादा समझ आया। बट सर एक और चीज पूछना चाहूंगा आपके सर्विस सर्विस से रिलेटेड, जो आपने अभी तक 34 साल की सर्विस दी है। तो सर आपके साथ कोई ऐसा आपको लगा हो कि जो मतलब हमें कुछ ऐसा आपका इंसिडेंट जो कि हमको एक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से रोल प्ले करना चाहिए, हमें किस तरीके से किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो एक हमको आप एग्जांपल दे सके कि हाँ, देखो, आपको कोई भी एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं। जैसे हम लोग, जब आप फर्जी की नौकरी करते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पॉलिटिकली इन्वॉल्व होती हैं। कि जैसे हम्म, रेल रोको किया बीजेपी ने हम्म, कांग्रेस के समय, फिर बीजेपी की सरकार आ गई और वही आपके रेल मंत्री बन जाते हैं या कोई मंत्री बन जाते हैं, कहते हैं ये केस जो है इसको वापस लीजिए हम्म, ना। उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि कागज कलम में सिग्नेचर आप ही का रहता है। तो हम्म, उसमें एक प्रोविजन आपको निकालना पड़ता है हर एक समय। जब आप त्रिशंकु में पढ़ो तो देयर इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। एग्जैक्टली। तो उसमें मैं कहा कि सर इसमें आप ही का अप्रूवल चाहिए होगा। रेल मंत्री का अप्रूवल अगर होता है तभी केस वापस कर सकते हैं। बोले नहीं, बिना रेल मंत्री के अप्रूवल से आप इसको कर सकते हो क्या? हमने, सर हम नहीं कर सकते। तो यार आप कैसे आदमी हो कि एक छोटा काम नहीं कर सकते हो? मैं बोला सर मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके चलते आपको क्या होता है ना, आपको तैयार होना चाहिए अपने आप को मेंटली। एक चीज ध्यान रखो, जब आप नौकरी में आते हो तो तनख्वाह कोई नहीं ले सकता आपको। यू हैव टू टेक अ स्टैंड। और इट इज नॉट इजी टू टेक अ स्टैंड, क्योंकि मुझे जब भी आईपीएम मिला, पीपीएम मिला, उसके पहले इतने मोटे मोटे विजिलेंस में कंप्लेंट, क्योंकि नई दिल्ली इंस्पेक्टर कौन होगा, निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली कौन होगा, एक कॉकस काम करता था। उस कॉकस को आप तोड़ते हो क्योंकि आपको लाया गया था उसी के लिए। सीनियर डीएसपी दिल्ली में बना क्योंकि यहाँ को मिस्टीरियस कोच में आग लग रहे थे, सब लोग ट्रांसफर हो गए। कौन आग लगा रहा है? कोई बोल रहा है कोई स्क्रैप डीलर लगा रहे हैं, जीआरपी वाले लगा रहे हैं क्योंकि आरपीएफ को पावर मिला है। मैं कटिहार में था, वहां कुछ फायरिंग वायरिंग की थी, वो आसामी और बिहारियों की लड़ाई हुई थी, तो आई केम देयर। तो जब आप अपनी पोस्टिंग सरकार करती है तो शेर की तरह करते हो, जब आप चॉइस पे जाते हो तो लोमड़ी की तरह करते हो। अब जैसे एक एग्जांपल, डीजी कॉल्स मी, भाई उस थाने इंस्पेक्टर को सहारनपुर पोस्टिंग कर दीजिए। एग्जैक्टली। आप फाइल मंगाते हैं, भाई इसका सहारनपुर, बोले नहीं सर सहारनपुर में तो उसका घर है, द रूल सेज कि जिसका घर 100 किलोमीटर के अंदर पोस्टिंग नहीं हो सकती है। सो आप कीप क्वाइट, कल हो कि फिर आपको एसडी का फोन आता है कि भाई क्या हुआ सर, पूछ रहे हैं कि डी साहब पूछ रहे हैं ऑर्डर निकला। मैंने बोला यार नहीं निकला, मैं नहीं कर सकता हूँ। बोले सर डी साहब बहुत नाराज है। मैं बोला अच्छा, तो सर आपकी पेशी है, बुलाया है। आप गए वर्दी लगा के जाए, एंड यू आर बीइंग फायर्ड अपॉन, कांट डू अ सिंगल वर्क, can DG cannot post a single inspector? Sir, as per rule, it cannot be done because his home is 100 किलोमीटर, उसका घर ही सहारनपुर है। और तब तक मैं बैकग्राउंड पूरा पता कर चुका था कि वो क्यों चाह रहा है, क्या नहीं कर
तो डीजी एग्जैक्टली। फायर्ड यू, जैसे मैं आपको यहाँ भेज दूंगा उधर भेज दूंगा, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करने में आपके दिल में स्पॉन्जिंग चाहिए। मैक्सिमम क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, तनख्वाह मिलती रहेगी, एक बंगला मिल ही जाएगा, ऑर्डरली मिल ही जाएगा, गन मिल जाएगा। वो तभी होगा बेटा जब आप अपने पर्सनैलिटी में ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी में, वर्क में आपकी होनी चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना ही इंटीग्रिटी का नहीं है। इंटीग्रिटी यू शुड नो अबाउट योर प्रोफेशन ऑल्सो। नाउ ये स्टोरी कैसे खत्म हुआ? डीजी से ठीक है मैं आपको देख लेता हूँ, मैं ऑर्डर निकालता हूँ। जैन सर आप ऑर्डर निकाले, मैं एक्सक्यूट कर दूँ। एंड द ऑर्डर डीजी निकाल देता है, मैं उसको लागू कर देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, दैट इंस्पेक्टर कम्स, फिर मैं आदमी लगा देता हूँ। डीजी 4 महीने बाद रिटायर हो जाता है, उसको मैं 4 मेजर चार्जशीट दे देता हूँ और उसको सब इंस्पेक्टर बना के कश्मीर भेज देता हूँ। क्योंकि एज ए लीडर बाकी इंस्पेक्टर्स देख रहे हैं कि आपने क्या किया। एग्जैक्टली सर, वो एक एग्जांपल साइड में। और रिटायरमेंट के बाद जब सीएसआई में जब डीजी मिलते हैं आपसे, तो बोलते हैं मान गए तुमको, ये गजब लीडर है, तुम हमको भी वो कर दिए। पर संजय हैट्स ऑफ टू यू, इज्जत बढ़ती है आपकी। पर आपको कमजोरी, देयर शुड नॉट बी एनी स्केलेटन इन योर क्लोजेट। आपको ट्रांसपेरेंट, साफ होना चाहिए। एक चीज, सांस बंद करके नौकरी होनी चाहिए। फ्लाइट बुक करनी है तो अपने ही ऐप से, अपने ही गूगल से बुक करो, डोंट आस्क इंस्पेक्टर टू बुक। क्योंकि ताड़ के पेड़ के नीचे अगर आप दूध भी पियोगे ना तो लोग बोलेगा ताड़ी पी रहा है। सो माय फादर टोल्ड मी वंस, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड ऑल्सो लुक ऑनेस्ट। एग्जैक्टली। सो दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल। बाकी कहानियां तो बहुत है। और नहीं नहीं, बताओ। एग्जैक्टली नहीं नहीं सर, काफी अच्छा आपने एग्जांपल दिया ये कि एक लीडरशिप क्वालिटी कैसी होनी चाहिए एक क्यों एस्पिरेंट में, क्योंकि क्योंकि मेरे क्यों हिसाब से। क्यों देखो, मेरे लिए, फॉर मी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट माय सीनियर्स थिंक अबाउट मी। For me the more important is what my juniors think about me, because i have seen I have seen कि it was DG's purpose and pressure to post that inspector, but it was my purpose कि जो मेरे पास 565 कश्मीर से काशी तक इंस्पेक्टर्स हैं, वो देख रहे हैं कि अब संजय किशोर साहब क्या करते हैं। तो जब वो मैंने किया तो बोल के मान के लीडर, तो वो आपके लिए जान देते हैं। और समझ लो इसका एग्जैक्टली। एग्जाम्पल क्या होता है कि जब आप पोस्टिंग करना चाह रहे हो कि सब रेलवे बोर्ड में आ जाए, क्योंकि 34 साल में 27 साल में डिविजनल जोनल हेड रहा और 5 साल में सिर्फ रेलवे बोर्ड में रहा, आईजी क्राइम हेड, डिविजिलेंस का हेड और रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का हेड। तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड चला जाऊँ, आराम करूँ, बेटा +2 में है, एंड द ड्राइवर ड्राइव्स द डीजी टू हिज रेलवे बोर्ड एंड सेज, ये सर सुन रहे हैं फलाना साहब आ रहे हैं नॉर्दर्न रेलवे में। बोले हाँ हाँ, तुम लोग क्या मालूम? बोले सर संजय किशोर साहब आ जाते, सर सीनियर डीएससी थे, आ जाते तो बड़ा अच्छा, सर स्टाफ बहुत अच्छे हैं वो सर, बैरक में जाके सोते हैं, वहीं खाते हैं और बहुत स्टाफ के साथ मिले जुले रहते हैं। एंड व्हाट डीजी डज ना, ही कम्स एंड चेंजेस द ऑर्डर। सो द लीडरशिप यहां तक आपको इफेक्ट करता है। इट इज नॉट द टॉप का पैर भी फर्क पड़ता है, आपको नीचे का पैर भी फर्क पड़ता है। और डीजी चिढ़ता है, हाँ भाई तुम्हारे तो सब चेले हैं। सो दैट इज यू। सो it is very easy to command respect, Vishal, but it is very hard to command love. The moment you start commanding love, no one can stop you being a good leader and reach to the highest point of your career. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर, मतलब So, आपने बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल देके मतलब एक जोश टाइप से भी पैदा करा लीडरशिप के रिगार्डिंग, yeah. कि हाँ मैं किस तरीके से सर्विस में आके भी मतलब कैसे अपने आप की जो क्वालिटीज है, जो हम एथिक्स पढ़ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आजकल हम बिकॉज देख देखो भी रहे हैं। होता, एक पैशन होता है ना, जैसे मेरा पैशन था ड्रामा था, जैसे था कि ड्रामा वाज माय पैशन, आई वाज बेस्ट एक्टर इन हिंदी इंग्लिश ड्रामा आईपीएससी में, एंड आई हैव केप्ट द हॉबी। एंड मिस्टर समादार माय चेयरमैन आस्क्ड मी कि मिस्टर संजय हाउ योर ड्रामा विल हेल्प यू इन ब्यूरोक्रेसी। Amritsar, the stage is the world is a drama, and as far as the chairman, you are also acting also, and I am also acting here. Maybe I am not answering what my heart is telling, and maybe you are not questioning me what your heart is telling. बोले कहने का मतलब, ये है सर, आपको लगता होगा कि सारे बिहारी सिविल सर्विसेज क्यों देते हैं, आपको पूछने का मन कर रहा होगा पर आप पूछ नहीं रहे हैं। और मैं भी, तो ही स्टार्टेड लाफिंग।
So sometimes being a frank is always good. और सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में भूल जाओ, इट इज अ नॉलेज टेस्ट, इट इज नॉट इंटरव्यू, इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। और जितना आप कहोगे सर आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, उतनी आपकी इज्जत बढ़ती और मार्क्स बढ़ते। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रैक्टिकल इनसाइट्स। और सर इनको सुन के एक अलग सा एक मोटिवेशन और एक जो जोश होता है पढ़ने का वो तरोताजा हुआ होगा एस्पिरेंट्स का। सर मैं एट लास्ट आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप मतलब अपने कैरियर से या जो भी आपकी प्रिपरेशन रही, जो अभी न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको एज सच मतलब क्या एक अभी लास्ट में सजेशन देना चाहेंगे या उनके लिए क्या दो शब्द कहना चाहेंगे कि हाँ मतलब कि आपको ये दो शब्द सक्सेस तो दिलाई है? देखो, एक तो सबसे पहले जो बच्चे सुन रहे हैं और जो बच्चे सुनेंगे इसको, सबसे पहले आपको सस्टेन, आप इकोनॉमिकली और इमोशनली सस्टेन कर सकते हैं सिविल सर्विसेज, तब दो। नंबर टू, आपके पेट में भूख होनी चाहिए। 27 साल, 3 attempts is maximum, whichever is earlier. And 4 N's: NCRT, making notes, newspaper, and nudge. Nudge is revision. ये 4 N's याद रखो, I think you will be through. Exactly, sir. Exactly. Sir, thank you so much for giving a wonderful time and wonderful insights. And मेरे हिसाब से जो भी इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे हैं उनको भी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे, जो कि मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर नहीं हुए होंगे किसी के। क्योंकि सर ने जो एक अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया और जो सर ने किस तरीके से स्टडीज करी, सर ने जो सर्विसेज में किस तरीके की अपनी लीडरशिप दिखाई, उसका जो एक एग्जांपल दिया वो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट एग्जांपल होगा आपके एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस टाइम पे आप सर्विस में आएंगे। और जो आप अभी कर रहे हैं आपको कैसे तैयारी को लेके चलना चाहिए और कितने अटेम्प्ट देने चाहिए कितने नहीं, सर ने एकदम बहुत स्मूथली विद एग्जांपल क्लियर करा है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड इतना अच्छा एक वंडरफुल इंसाइट देने के लिए। एंड मैं चाहूंगा कि आप बीच बीच में इस तरीके के हमको वंडरफुल इंसाइट्स देते रहें और हमको मोटिवेटेड करते रहें। Thank you, थैंक यू सो thank मच you, सर। and uh, I am also happy as because sharing a knowledge is no knowledge unless until it is shared. और मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से अगर किसी भी परिवार को या किसी बच्चे को एक इकोनॉमिकली और सोशली खड़ा कर सकता हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज है। सो थैंक्स विशाल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, एंड लेट्स बी इन टच। थैंक यू। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। राज प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।